प्रिय छात्रों, नमस्कार। NCERT गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 आज करेंगे, जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें प्रूव करना है कि जो करणी 5 है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमें सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मान लेते हैं और माना कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है। इसे विरोधोक्ति विधि भी बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं जो हमें दिया गया है अपरिमेय, तो हम इसका उल्टा मानना है आपको और लिखना है माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने दिए हुए के विपरीत मान लिया है। तो फिर इसके बाद आपको लिखना है परिमेय संख्या जो होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। तो आपको लिख देना है P/Q इस तरीके से। करणी 5 के बराबर P/Q लिख देना है, क्योंकि करणी 5 एक परिमेय संख्या हमने मानी हुई है, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। तो इसका मैं मतलब अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो ये आपको लिख लेना है, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। तो P और Q सहअभाज्य हैं। चलिए समझ लेते हैं सहअभाज्य का मतलब होता क्या है। यहाँ पर हम लोग रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर मैंने कोई संख्या ली 4/12। तो यहाँ पर ये 4 से डिवाइड हो जाती है, जैसे 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो उत्तर आया 1/3। लेकिन जो हमें 1/3 मिली है, अब इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक और संख्या स्वयं के अलावा, एक और संख्या स्वयं के अलावा और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 एकम 1, 1 तिया 3, तो यही आएगा। या संख्या स्वयं, तो ये संख्या स्वयं भी हो सकती है, जैसे 1 के लिए 1 ही हो जाएगा और 3 के लिए 3 ही हो जाएगा। तो सहअभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जो लिखी हुई है P/Q के रूप में, इसे और कोई ऐसी संख्या डिवाइड ना कर सके, केवल वही संख्या कर सके या फिर एक कर सके, इसे बोलते हैं सहअभाज्य। तो आपको थोड़ा सा समझ बस लेना है और इसका ज़्यादा कोई उपयोग नहीं है आगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है सहअभाज्य कि इसको P और Q को केवल एक डिवाइड कर सके या फिर वही संख्या। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/5। ये एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर 2 जो है, 2 से ये पूरी परिमेय संख्या डिवाइड नहीं होती है, तो या 5 जो है इससे भी नहीं होती। लेकिन ये 1 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, या फिर ये स्वयं से, जैसे 2 एकम 2 अपने आप में एक बार चला जाता है, 5 एकम 5, तो अलग अलग हैं, ये डिवाइड हो जाती हैं। तो इसी तरीके से इसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 का वर्ग और यहाँ पर हो जाएगा P/Q का वर्ग। अब यहाँ पर 5 का वर्ग, यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट का वर्ग है। यहाँ पर यदि हम करणी 5 का गुणा करणी 5 में करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से करणी 2 का गुणा यदि करणी 2 में करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो समान संख्या जब भी करणी में होती है तो वह संख्या बाहर आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो जाएगा P/Q वर्ग। अब हम इसका त्रियक गुणा कर देते हैं, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और Q वर्ग का गुणा हो जाएगा 5 में, तो ये आएगा 5Q वर्ग बराबर में हो जाएगा P वर्ग। यहाँ जो 5 गुणा में है ये आ जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा Q वर्ग बराबर P वर्ग बटे 5। अब यहाँ
कोई भी संख्या का वर्ग यदि किसी दूसरी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर यदि 4 लिखा है, 4 का वर्ग यदि 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। वर्ग यदि हटा दिया जाए तो 4 भी 2 से विभाजित होगा, ये आपको समझना है। तो इसको यहाँ पर p वर्ग यदि 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ p वर्ग 5 से विभाजित है, क्योंकि बट्टे में लिखा हुआ है। p वर्ग 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर p क्या है, 5 से विभाजित है। तो इसको हम स्थिति 1 बना लेते हैं, स्थिति 1। अब हम यहाँ से देखते हैं कि p वर्ग 5 से विभाजित है, इसका मतलब जो है p का एक गुणनखंड 5 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तब p का एक गुणनखंड 5 होगा, p का एक गुणनखंड 5 होगा। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हमने बात की कि p का एक गुणनखंड होगा तो कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25, तो ये 5 से विभाजित है। तो 5 से विभाजित है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका 25 जो है इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। तो कैसे, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5। तो आगे कोई भी संख्या हो लेकिन उसमें एक 5 तो कम से कम होगा ही, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको गुणनखंड। जैसे यहाँ पर लिखा है 24 और ये 2 से डिवाइड है तो इसका एक 2 गुणनखंड होगा, बिल्कुल होगा। यदि हम 2 को बाहर निकाल दें तो 2 गुणित 12 लिख सकते हैं बटे 2। तो पीछे कोई भी संख्या हो, इसको हम m भी मान सकते हैं, लेकिन इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 2। इसी तरीके से p जब 5 से विभाजित है तो p का एक गुणनखंड क्या होगा, 5। तो एक गुणनखंड क्या होगा, 5। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि p बराबर 5m, m जो पीछे की संख्या होगी और 5 उसका एक गुणनखंड है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो p का मान है ये हम यहाँ पर एक समीकरण बना देते हैं, ये समीकरण 1, और यहाँ रख देते हैं p का मान। तो चलिए रखते हैं। तो p का मान समीकरण 1 में तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 5q वर्ग बराबर p का मान है 5m, तो यहाँ पर हो जाएगा 5m का वर्ग। अब इसको आगे करते हैं तो 5q वर्ग बराबर 25m वर्ग हो जाएगा। ये वर्ग लगा है क्योंकि। अब यहाँ से हम 25 को बटे में पहुँचा देते हैं तो 5q वर्ग बटे 25 आ जाएगा बराबर m वर्ग। तो यहाँ पर आएगा 5 एकम 5, 5m 25, तो q वर्ग एकम q वर्ग बटे में आएगा 5, बराबर में आ जाएगा m वर्ग। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि q वर्ग भी 5 से डिवाइड है तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ q वर्ग 5 से विभाजित है, तब यहाँ से q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित है होगा। अब इसको हम स्थिति 2 बना देते हैं, स्थिति 2। अब यहाँ तो p और q दोनों ही 5 से विभाजित हैं। यदि स्थिति 1 और 2 को यदि ध्यान से पढ़ा जाए, स्थिति 1 बोलती है p भी 5 से विभाजित होगा और स्थिति 2 कहती है q भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये है कि p और q दोनों 5 से विभाजित हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं p और q दोनों सहअभाज्य, मतलब 5 से नहीं है। या तो 1 से होगा, या संख्या स्वयं से होगा, या तो p से होगा, या फिर 1 से होगा, 5 से नहीं होगा।
तो यहाँ से, लेकिन हमें यहाँ पर जब हम विरोधोक्ति विधि लगा देते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है कि P और Q दोनों 5 से विभाजित है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ से स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है, स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं है, तब उसके बराबर में जो √5 है वह भी, तब √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये प्रूफ हो जाता है, √5 एक अपरिमेय और संख्या होगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और यदि आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यह आप पे आने लगेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग सर्च कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से कक्षा 10वीं के सभी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.3 का ही प्रश्न क्रमांक 2 अब करने वाले हैं, जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी 5 अपरिमेय संख्या है। तो यह हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम दिए हुए के विपरीत मान लेते हैं, और जैसे इसमें लिखा है अपरिमेय तो आपको लिख देना है परिमेय संख्या। तो हम लिखते हैं माना 3 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको यही लिख लेना है, क्योंकि इसमें दिया गया है अपरिमेय, तो आपको इसका उल्टा बोलना है। जिसमें यहाँ अपरिमेय है तो आपको लिखना है परिमेय। तो हम लिखेंगे माना, और आपको लिख देना है 3 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। आपको दिए हुए के विपरीत लिख देना है। इतना आप करोगे। इसके बाद ये जो है 3 + 2 करणी 5, चूंकि एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या इसलिए हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3 + 2 करणी 5 बराबर P बटे Q। ये हमने इसे परिमेय संख्या यानी P बटे Q के फॉर्म में लिख दिया, जहां P और Q सहअभाज्य हैं। P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। इसका मतलब ये है कि ये तो संख्या स्वयं या एक के अतिरिक्त इनका और कोई गुणनखंड नहीं है, और Q बराबर नहीं है 0। ये भी आपको ध्यान रखना कि Q 0 के बराबर नहीं है। इस तरीके से आपको लिख देना है। तो P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। तो किस तरीके से यह सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम इस 3 का इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है, और प्लस का 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आपको लिखना है, ये तो इस तरफ जाएगा तो सबसे पहले अब लिखेंगे हम 2 करणी 5 बराबर लगा है तो बराबर लगाएंगे। फिर P बटे Q लिखा है तो इसको हम लिख देते हैं। इसके बाद ये धन का 3 इस तरफ आ जाएगा तो ये ऋण का 3 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से इसका LCM ले लेते हैं सबसे पहले। तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं 2 करणी 5 बराबर, इसका LCM से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी ये P के बटे में Q है, 3 के बटे में और आना चाहता है तो सबसे पहले गुणा होगा तो इन दोनों के बटे में आ जाएगा। तो इसके लिए
P माइनस 3 का गुणा Q में होगा तो हो जाएगा 3Q और बटे में आ गया, ये सबके बटे आ गया Q। तो ध्यान रखना है ये लघुत्तम से गुणा किया हुआ है, तो P माइनस 3 का गुणा Q में करना है। आपको ध्यान रखना 3 का गुणा Q में, तो हो जाएगा 3Q, फिर ये Q दोनों के बटे में, P के भी बटे में और 3 के भी बटे में। आप देख सकते हैं ये दोनों के बटे में, तो आपको Q का गुणा 3 में कर देना है, तो आ जाएगा 3Q और बटे में आ जाएगा Q। इसके बाद ये जो 2 है ये करणी 5 के साथ में गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर हम करते हैं तो बटे में आता है, और धन वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं तो ऋण में आता है, यानी कि प्लस का बन जाता है माइनस और गुणा का बनता है भाग। तो ये जो 2 है ये बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है करणी 5 और 2 के बीच में, इसलिए गुणा का चिन्ह माना जाता है, तो गुणा वाली संख्या आ जाएगी बटे में। तो यहाँ पर करणी 5 बराबर P माइनस 3Q बटे ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 2Q, ये जो 2 है ये बटे में आ जाएगा, तो Q के साथ में इसका गुणा हो गया। यहाँ पर हमें पता है कि करणी 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, हमने प्रश्न क्रमांक 1 में यही प्रूफ किया हुआ है कि करणी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपको लिखना है, हम जानते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। तो P माइनस 3Q बटे 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बहुत ही सिंपल है इसको करना, अपरिमेय संख्या होगी, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन दोनों से ही मिलकर वो संख्या बनी हुई है, उसी क्वेश्चन से हम लोग इसको लाए हैं, इसलिए 3 + 2 करणी 5 भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो ये पहले क्वेश्चन की अपेक्षा सरल है और ये पहले क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है। तो जिन बच्चों ने पहला प्रश्न नहीं देखा है तो वो उसको देखकर ही इसको करें, ताकि दोनों क्वेश्चन आपस में मेल खाते हैं, तो आपस में ये आप साथ में करेंगे तो दोनों ही जल्दी से बनने लगेंगे। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग सर्च करने के बाद वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 10वीं के सभी वीडियोस देख सकते हैं जो समय समय पर अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.3 में ही प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे, जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं और इनको हमें प्रूफ करना है कि यह अपरिमेय है। तो हमें पहले जैसा ही करना है, हम इनको मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो हम इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन 1 बटे करणी 2। तो ये जो हमें दिया गया है ये अपरिमेय है, तो इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय है। तो जो हमें सिद्ध करना है उसके विपरीत आपको मानना है। जैसे हमें सिद्ध करना है कि 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें मानना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो माना 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे √2 बराबर P बटे Q। यहाँ जो P और Q है वो सहअभाज्य पूर्णांक है, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं।
और Q बराबर नहीं है 0। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, या फिर हम परिमेयकरण भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये हो सकता है, लेकिन हम जो तरीका सरल रहेगा उसी से करेंगे। तो आइए परिमेयकरण करते हैं। तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2 गुणित नीचे वाली संख्या का फिर अंश बाहर में गुणा हो जाएगा, तो √2/√2 ये कहलाता है परिमेयकरण बराबर P/Q। ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो रूट वाली संख्या होती है उसी में परिमेयकरण होता है और अंश बाहर में गुणा हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से अब ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, रूट का इसमें होगा 1 में गुणा तो उतना ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 में गुणा होता है तो उतनी ही संख्या आ जाती है। बटे यहाँ पर रूट का रूट में होगा तो समान संख्या है और करणी में जब गुणा होता है तो वह संख्या बाहर आ जाती है, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा बराबर P/Q। यहाँ से अब हम 2 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो आएगा करणी 2 बराबर 2P/Q। इस तरीके से अब यहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं। यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन या परंतु हम जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं करणी वाली सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, आपको ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगी, अपरिमेय। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप इसको ध्यान से कर सकते हैं और ये आसान है करने में। तो इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7 करणी 5। इसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जो हमें सिद्ध करना है हम उसके विपरीत मान लेते हैं और लिखते हैं माना 7 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। पहले जैसा ही करना है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होती है उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 करणी 5 जो है इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, जहाँ P और Q जो है वह सह अभाज्य पूर्णांक है। P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। Q बराबर नहीं है 0, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि √5 जो है अपरिमेय है, तो हम यहाँ से इतनी सी हिंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है।
सबसे पहले आप जो 7 है इसको नीचे भेजिए, क्योंकि यह गुणा में है तो नीचे आएगा बटे में। तो यहाँ पर √5 बराबर आएगा P/7Q। ये 7 जो है ये बटे में आ जाएगा तो आएगा 7Q। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि P और Q दोनों पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक है तो ये इस तरफ की तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये हम जानते हैं कि अपरिमेय है क्योंकि करनी वाली संख्या है। तो हमारी कल्पना गलत साबित हो जाएगी और हम कह सकेंगे 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल होता है सॉल्व करना। तो हम लिखेंगे P और Q, यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। और जो 7 करणी 5 है, यह 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। इसे भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहले जैसा ही करना है, जो हमें सिद्ध करना है उसके विपरीत मान लेते हैं। हमें इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो मान लेते हैं कि 6 + करणी 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + करणी 2 बराबर P/Q। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से हल करने की हिंट देखिए आप, यहाँ जो है √2 लिखा हुआ है, तो ये हम जानते हैं कि यह अपरिमेय है। तो हम 6 को इस तरफ ले आते हैं और पहले जैसे ही करना है इसको। तो सबसे पहले तो ये प्लस का 6 है, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा माइनस का। तो सबसे पहले हम √2 बराबर P/Q और प्लस के 6 का पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। इसके बाद √2 बराबर P - 6 का Q में गुणा होगा तो हो जाएगा 6Q और बटे में Q ज्यों का त्यों। ये LCM से गुणा होता है, पहले भी किया था। तो 6 का Q में गुणा हो गया तो 6Q/Q। अब यहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो यह एक परिमेय संख्या है, तो हमें लिखना है यहाँ P और Q पूर्णांक है, अतः P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो फिर क्या है, 6 + 2 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या ही है।
अपरिमेय संख्या भी। तो इस तरीके से सिद्ध हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।